नमस्कार साथियों, जय हिंद। फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने बने चैनल पे। आज हम देखिए इस सेशन के लिए जुड़े हैं। क्या है बेहतरीन सेशन? तो सेशन हमारा वही चल रहा था, आपको पता होगा कि बेहतरीन सेशन के लिए यहाँ पर हम लोग जुड़े हैं। और ये सेशन क्या है आपको पता है, सीजीएल। जी हाँ, झारखंड सीजीएल जो हमारा विजय रथ सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। विजय रथ की जो सीरीज स्टार्ट की है उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपको पता है मैंने एक सेट आपको पूरी तरह से करवा दिया है, ये सेट दूसरे की बारी है और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने का। ऐसे तो मेरा टारगेट है कि एक वीडियो में आधा क्वेश्चन करवाया जाए, एक वीडियो में आधा, यानी दो वीडियो में आपको ज़्यादा लंबा लेंथ नहीं लेकर आपकी कहानी सुनिश्चित करवा दी जाए। देखिए पहला क्वेश्चंस में आते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए अगर आप सेशंस को लाइक नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो देखिए दबा कर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको पता है कि लगातार संस्था किस तरह से मेहनत कर रही है आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, लेकिन आप देखिए समान ज्ञान, जो आपको झारखंड समान ज्ञान से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। जो नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको पता होना चाहिए 40 प्रश्न इससे आपसे पूछे जाएंगे। देखिए क्या है फर्स्ट प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस तिथि को कप्तान इम्पे के नेतृत्व में आए सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत शहीद हुए? देखिए दो कहानियां यहां पर बनती है, एक तो इम्पे की और एक बुद्धू भगत की। देखिए बुद्धू भगत जैसे आता है आपको ध्यान में आना चाहिए वो कोल विद्रोह की बात। जी हाँ, क्योंकि कोल विद्रोह में ही तो आप बुद्धू भगत को पढ़े होंगे। और कोल विद्रोह की अगर बात की जाए तो कोल विद्रोह का पहले आप यही जान लीजिए कि कोल विद्रोह कब हुआ था, कोल विद्रोह स्टार्टिंग कब हुई थी। तो कोल विद्रोह का जो स्टार्टिंग हुआ था वो आपको याद होना चाहिए 1831 में कोल विद्रोह हुआ था। अब 1831 में कोल विद्रोह क्यों हुआ था? तो आपको पता है कर में जिस तरह से वृद्धि हुई थी और भी खेती खारी के करों में हड़िया में जैसा कर लगाया गया था, इसीलिए उसका क्या किया गया था, तो इसमें वृद्धि हुई थी, इसीलिए इस विद्रोह हुआ था। अब इस विद्रोह का कभी कभी आपसे डेट भी पूछ देता है, तो ये भी आपको सुनिश्चित रखनी चाहिए। देखिए ऐसे तो ईयर ही ज़्यादा पूछता है 1831, लेकिन कभी कभी आपसे डेट पूछ देता। आप याद रखिएगा 11 दिसंबर 1831 ये था प्रॉपर आपका डेट। आगे जब बढ़ेंगे तो कोल विद्रोह में क्या हुआ तो कहानी समझिए। कोल विद्रोह को एक दमनकर्ता थे, दमनकर्ता भी आपको याद, यानी इस कोल विद्रोह को रोकने वाले। तो देखिए दो तीन सवाल इससे हमेशा बनता है, एक दमनकर्ता भी पूछ सकता है, कोई भी विद्रोह का दमनकर्ता पूछता है। तो इसके जो दमन करने वाले थे यानी दमनकर्ता थे वे थे विलिंगकिंस थे। और इसी का नेतृत्व यानी इन्हीं के अधिकारी और सैनिक थे कौन, तो इन्हीं के अधिकारी या सैनिक आप बोल सकते हैं कौन थे, इम्पे। अब इम्पे क्या करते हैं, जब ये विद्रोह चल रहा था ना बुद्धू भगत का, और बुद्धू भगत के साथ दो और लोग थे, इनके भाई बुद्धू भगत के साथ आपको पता होगा इनके भाई और एक इनका भतीजा, ये तीन लोग मिलकर विद्रोह कर रहे थे। तो क्या होता है कहानी, ये कहानी होती क्या है, क्या किया जाता है, तो बुद्धू भगत को जब ये विद्रोह कर रहे थे तो इम्पे को नेतृत्व मिलता है, तो इम्पे जाते हैं और इन लोगों पर गोली बरसा देते हैं। साथ ही साथ इनके साथ 300 सैनिक और वहां पर तैनात थे और विद्रोह कर रहे थे, लेकिन ये इम्पे जाते हैं और धमाधार एकदम गोलियों की बरसात कर कर गोलियां से एकदम छल्ली कर देते हैं। लेकिन इतने में भी नहीं रुकती है कहानी। इतना क्रूर था ना ये इम्पे, इतना क्रूर था ना ये इम्पे। ये क्या करता है इम्पे, ये इम्पे क्या करता है, तो इम्पे क्या करता है, ये तीनों का बुद्धू भगत, इनके भाई और भतीजे का मार तो दिया है, गोलियों से छल्ली कर दिया है, लेकिन इतना क्रूर था ना, बोलते हैं ना क्रूरता दिखाना क्या होती है। ये तीनों का क्या करता है, ये तीनों का सिर ऐसे लेता है और कलम कर देता है, यानी सिर काट देता है। और सिर काट कर कहाँ ले जाता है, तो सिर काट कर ले जाता है पिठोरिया, सिर काट कर पिठोरिया ले जाता है और पिठोरिया में गिफ्ट करता है इस दमनकर्ता को, विलियम किंस को। ये जाकर गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में वहां पर
प्रदान करता है कि देखिए सर, मैंने ये तीनों का सर आपके लिए उपहार के तौर पर लाया। इतनी क्रूरता थी। तो देखिए क्या थी कहानी। तो कहानी मैंने बता दी। आपसे पूछा कब कि किस तिथि को कप्तान इम्पे के नेतृत्व में, मैंने अभी बताया इनके नेतृत्व में 300 सैनिक को मारा गया था, गोलियों से छल्ली किया गया था। तो किसके खिलाफ लड़ते हुए बुद्धू भगत शहीद हो गए थे। तो देखिए ये जो घटना हुई थी ना, ये घटना हुई थी 12 फरवरी 1832 को। ये जो घटना हुई थी तो 12 फरवरी 1832 देखिएगा तो कहीं ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 14 फरवरी 1832 है। तो हम ये मारेंगे क्योंकि देखिए बहुत जगह 12 फरवरी, क्योंकि देखिए डेट का थोड़ा बहुत इतिहास में दिक्कत होती है। तो देखिए बहुत सारे बुक में आपको ये 12 फरवरी मिलेगा, कहीं पर 14 फरवरी मिलेगा, लेकिन ईयर आप जान लीजिए और मंथ जान लीजिए वो सेम रहेगा। इसीलिए ये दो डेट आप याद रखिएगा। ऐसे तो 12 फरवरी है, लेकिन अगर आपको लगता है 14 फरवरी ऑप्शंस के हिसाब से, तो हम ए मारकर यहां पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चंस क्या है, कितने कितने रुपए सालाना कर देने की सहमति के आधार पर दुर्जन शाह, देखिए दुर्जन शाह यहां पर नहीं होगा, दुर्जन साल होगा, इसको सुधार लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, दुर्जन साल नहीं तो कंफ्यूज हो जाइएगा। दुर्जन साल को कैद से मुक्त किया गया था। देखिए दुर्जन साल की भी अलग कहानी है, उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दुर्जन साल की अगर बात करें तो आपको पता होगा उस समय जहांगीर की कहानी आपको पता होगा। और जहांगीर के समकालीन जो शासक हुआ करता था ना, जहांगीर के समकालीन जो शासक हुआ करता था वो हुआ करता था दुर्जन साल। अब क्या होती है कहानी वो थोड़ा सा समझ लीजिए। दुर्जन साल वहां का शासक था। अब जब लड़ाइयां होती है, युद्ध होती है, तो कहानियां क्या होती है, जहांगीर का शासक था, या आप बोल सकते हैं जहांगीर का नेतृत्व जो करता था, अधिकारी था, सैनिक था, वो था इब्राहिम खान। ऐसे मैंने कहानी प्रीवियस एमसीक्यू के कितने वीडियो में इसकी कहानी बताई है। तो इसका जो था वो था इब्राहिम खां। ये जहांगीर का सैनिक था और अधिकारी भी आप बोल सकते हैं। तो इब्राहिम खां जो सैनिक था वो जाता है दुर्जन साल के पास और दुर्जन साल को हरा कर कैद कर लेकर आता है। और कहाँ लेकर आता है, तो जहांगीर के पास लेकर आता है। और जहांगीर इसको कहाँ पर कैद करता है, तो जहांगीर ग्वालियर के जवालियर के जेल में इसको कैद कर लेता है। अब कुछ दिन कैद होने के बाद अब क्या कहानियां था, कर देने से दुर्जन साल मना किया था, इसीलिए इसके खिलाफ युद्ध हुई थी, यानी आक्रमण हुआ था और इसको कैद कर लाया गया था इब्राहिम खां के द्वारा। तब जब इसको ग्वालियर जेल में लाया जाता है दुर्जन साल को, तब वहां पर बातें होती है और दुर्जन साल को पूछा जाता है। तो दुर्जन साल बोलता है कि ठीक है, हम आपको कर देंगे, पर हमें छोड़ दीजिए। तो कर कितना देना होगा, तो वहीं पर समझौता होता है कि हर साल आपको सालाना इतना कर देना होगा, और इतना अगर आप कर दीजिएगा साल भर में तो हम आपको यहाँ से कैद से आज़ाद कर देंगे। तो कितना कर साल भर में देना था, तो साल भर का कितना कर देना था, यही इससे सवाल पूछा गया है। तो इसमें जो कर देना था आपको 6,000 रुपये का, जी हाँ 6,000 रुपये का सालाना कर देना था, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा डी फॉर प्यारी सी देवरानी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले अगर देखिए आपको सेशंस अच्छा लग रहा है, पूरा कहानी बेहतरीन लग रही है, तो आप शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ना भूलिए और लाइक दबा कर करते रहिए। और भी बेहतरीन क्वेश्चंस हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका
तीसरा नंबर पे हम लोग आ गए हैं और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, आदिवासी महासभा। जी हाँ, आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष हुआ था। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता भी है कि कहाँ पर हुआ था गठन, क्या स्थापना हुई थी। तो देखिए आदिवासी महासभा का जो गठन है ना, किस वर्ष, तो 1938। जी हाँ, डी फॉर देवसेना। और कितना बार मैंने प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यू क्वेश्चंस में करवा चुका हूं, तो रिपीटेड क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं। झारखंड की जलवायु में, जलवायु से क्वेश्चन पूछा गया है, ज्योग्राफी का पार्ट है, कितने आपके मौसम प्रचलित हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा समझिएगा। झारखंड में 3 मौसमें चलती है। कितने मौसम, तो 3। कौन कौन से, तो एक ग्रीष्म, एक शीत का, और एक आपका क्या चलता है, तो एक आपका वर्षा का। 3 मौसमें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। अब आप बोलिएगा कि सर कौन कब होता है, ये भी जानने की आवश्यकता है हमें कि ग्रीष्म कब आती है। तो ग्रीष्म देखिए, गर्मियों का मौसम आपको पता है, मार्च से ये जो तपतपाती जून तक जो महीना चलता है, तपतपाती जो धूप आएगा, अभी आपको पता है 2 महीने के बाद, तो ये चलता है आपका मार्च से जून तक का ग्रीष्म का मौसम झारखंड में। फिर अगर हम बात करें शीत का, तो शीत अभी जो आप देख रहे हैं नवंबर में किस तरह से ठंडी यहाँ पर बढ़ी थी, तो नवंबर से, जी हाँ, ये जो नवंबर से कहानियां चली है, ये फरवरी अंत तक आपका क्या रहेगा, तो शीत का मौसम रहेगा। और फाइनली जब आप वर्षा का मौसम में जाइएगा, तो वर्षा आपको जुलाई, जी हाँ, जुलाई से अक्टूबर का जो महीना पड़ जाता है, ये आपका वर्षा का मंथ हो जाता है। तो ये देखिए 3 आपके यहाँ पर देखते हैं, तो हम 3 देखते हैं कौन कौन मौसम हमने बताएं। तो ग्रीष्म, ग्रीष्म देखेंगे तो इसमें अशीत है, 2 ही है, तो इसको काटेंगे। इसमें देखिए वसंत तो अपने तरफ है ही नहीं, इसको काटे तो हमारे पास बचा बी फॉर बाहुबली, यानी शीत, ग्रीष्म और वर्षा। तो बी फॉर बाहुबली इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। 5वां नंबर सवाल हमारा है। 5वां नंबर क्या बोल रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। ये तो सवाल इतना बार पूछ दिया है ना, और इतना बार रिपीटेड है ना कि कहना नहीं। कहाँ आप नदी की बात करेंगे और ये क्वेश्चंस ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखिए बंगाल की अगर शोक की थोड़ी सी बात अगर हम लोग कर लें, तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, तो आप सभी को पता होगा, झारखंड की सबसे बड़ी नदी, मैंने करवाया भी था, अगर याद होगा तो आप बताइएगा सबसे बड़ी नदी कौन सा है। तो आप बोलिएगा, जी हाँ सही आप बोल रहे हैं, दामोदर, दामोदर नदी। जी हाँ, झारखंड की सबसे बड़ी नदी कोई है तो वो है दामोदर नदी। अब हम बात करते हैं दामोदर नदी की, तो ये दामोदर नदी आपको पता होगा कहाँ जाकर मिलती है, तो बंगाल में जाकर हुगली नदी, आप देखते होंगे बंगाल में हुगली नदी में ये जाकर विलय होता है, वहाँ पर ये जाकर मिलता है। अब बंगाल का शोक क्यों बोला जाता है, तो ये भी समझ लीजिए कहानी। कहानी समझने से पहले अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब दबा कर करते रहिए और लाइक करना भी ना भूलिए। तो देखिए बंगाल का शोक इसीलिए कहा जाता है क्यों, ये देखिए ये नदी कहाँ जाकर मिल रही है, बंगाल की हुगली नदी में। लेकिन शोक क्यों कहा गया, क्योंकि देखिए अब तो बहुत कम, लेकिन पहले इस दामोदर नदी में सबसे बड़ा बाढ़ का कारण कोई बनता था तो वो नदी बनती थी दामोदर। और इतने बाढ़ आते थे ना, और ये सीधा जा पर इफेक्ट करता था कहाँ पर, बंगाल के हुगली नदी में जाकर इफेक्ट करता था, प्रभावित करता था। इसीलिए इसे नाम रख दिया गया था बंगाल का शोक, यानी शोक सभा बोलते हैं ना, शोक सभा में, इसीलिए इनको नाम रखा गया था बंगाल का शोक, इसीलिए इसको बोला जाता है बंगाल का शोक। तो कौन हो जाएगा आपका ऑप्शन, फिर हमारा हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। एक और दामोदर नदी से आपको मैं फैक्ट्स बता दूं, कभी कभी आपसे पूछता है देवनद, देवनद नदी, देवनद नदी, तो आपको याद रखना है ये देवनद नदी कौन है, तो देवनद नदी को ही हम लोग दामोदर नदी कहते हैं। देवनद नदी को ही हम लोग एक और नाम, या दामोदर नदी को एक और नाम हम बोल सकते हैं, दामोदर नदी को एक और नाम देवनद नदी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यही नदी परियोजना से रिलेटेड है। क्या क्वेश्चंस बोल रहा है, तो क्वेश्चंस बोल रहा है, देखिए 6वां नंबर आपका क्वेश्चंस क्या है वो थोड़ा सा देख लीजिए।
तो क्वेश्चंस क्या है, देखिए दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है, जो दामोदर घाटी परियोजना होती है वो कैसी परियोजना है। तो देखिए दामोदर घाटी परियोजना की अगर बात करें तो ये देखिए बाढ़ को भी नियंत्रण करता है, क्योंकि अभी मैंने बाढ़ की कहानी बताया। तो ये जो परियोजना चलती है ना, बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए पहले बाढ़ आता था। इसमें आपका क्या होता है, तो विद्युत की भी बातें होती है। आप जाइएगा यहाँ दामोदर, यहाँ पर जाइएगा पतरातू आगे तो आपको पता होगा दामोदर नदी, आपको यहाँ पर रामगढ़ से पार होते तो वहाँ विद्युत की भी चर्चा है। साथ ही साथ सिंचाई को लेकर भी, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ये मदद करता है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कैसी परियोजना है। तो देखिए बाढ़ नियंत्रण भी करता है, सिंचाई भी करता है और विद्युत भी करता है। तब आप क्या मारिएगा, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया सर। आप बोलिएगा इसमें ऑप्शन कहाँ है सर, एक से अधिक। तो देखिए ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन फर्स्ट नंबर ऑप्शन पढ़िए, वहाँ पर लिखा हुआ है बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय मतलब होता है एक से अधिक, बहुत ज़्यादा उद्देश्य के लिए। तो आप मारिएगा ए फॉर आओ ना कभी हवेली पर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्या बोल रहा है, निम्न में से किस जनजाति के प्रधान को मांझी कहा जाता है। ये क्वेश्चंस रिपीटेड कितना बार मैंने करवा दिया और बार बार बोला हूं कि देखिए एक पंचायती द्वारा ये किया गया है कि पंचायती सिस्टम जो बनी हुई है कि पंचायत में अगर कोई प्रधान है तो उसको मांझी कर कर बोला जाता है, मांझी का रूप दिया जाता है। तो ये आपको पता होगा, और नहीं पता भी है ना तो एक बार आप कमेंट कर कर हमको ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो कमेंट अगर आप कीजिएगा तो कमेंट करके बताइए 7वां नंबर का क्या होगा। तो 7वां नंबर का आपको पता है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, कोल जनजाति में ऐसा होता है। नेक्स्ट 8वां नंबर पे आते हैं, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध झारखंड के किस जनजाति समुदाय से है। तो देखिए पढ़ा मैंने बताया था जब जनजाति करवा रहा था कि पढ़ा पंचायत जो है ना एकमात्र किससे संबंध रखता है ये व्यवस्था, तो उराव जनजाति का से संबंधित रखता है। और झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी अगर जनजाति आपसे पूछ दे, दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, तो आप बोलिएगा कौन है। तो सबसे बड़ी जनजाति द्वितीय, तो वो हो जाएगा आपका उराव जनजाति, यानी ए फॉर आपका इलाहाबाद आंसर होगा। नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। 9 नंबर में क्या बोल रहा है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना निम्न में से कौन सा है। पूर्वी भारत का आपको पता होगा, पूर्वी भारत का क्या, भारत का भी अगर बोल देगा ना आपको भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कौन सा है, तो आप एक ही नाम आपको याद आना चाहिए, जी हाँ सिंदरी। जी हाँ सिंदरी, बी फॉर भाभी जी आपका आंसर होगा। और सिंदरी अगर आपको पता है तो ये आपको पता होगा ये कहाँ पर है, कमेंट करके बताइए। और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको, ये सिंदरी पड़ता है धनबाद। जब बोकारो से आप आगे बढ़ते हैं तो धनबाद का क्षेत्र जब आप घुसिएगा उससे आगे आपको पड़ेगा सिंदरी। तो ये धनबाद सिंदरी में धनबाद के सिंदरी में ये उर्वरक कारखाना पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना जो है वो सिंदरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। 10वां नंबर पे हम लोग आ गए हैं और 10वां नंबर करने के बाद हम देखेंगे कि आपका प्रतिक्रिया क्या है, फिर आप कमेंट करिए। और साथ ही साथ सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो इसी तरह से प्यार बरसाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10वां नंबर, निम्न में से कौन झारखंड की आदिम जनजाति नहीं है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है, नहीं देखता ही नहीं है और मार देता है। तो देखिए आदिम जनजाति की जब बात आ रही है तो थोड़ा सा हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं और पहले हम लोग जान लेते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। और थोड़ा सा पहले एक चीज आपको जो झारखंड के बारे में जानना है, कुल जनजाति समुदाय, पहला तो यही आप जान लीजिए कि झारखंड में कुल जनजाति समुदाय कितना है। तो कुल जाति समुदाय आप देखिएगा, जनजाति समुदाय झारखंड में 33, जी हाँ 33 है। और अगर आपसे बोला जाए कुल आदिम जनजाति कितने हैं, तो आप बोलिएगा कुल आदिम जनजाति टोटल 8 हैं। अब देखिए एक चीज और समझिए, आदिम को कहीं कहीं आपको PG VT देखने को मिलेगा और ये आप
कमेंट करके बताइएगा कि ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा, और इसी तरह से सेशन को प्यार देते रहिएगा। अब देखिए इस 8 में तो हम चर्चा देख लेते हैं कि इस 8 का आदिम जनजाति में कौन कौन आता है। अगर ये 8 का हमको नाम पता है तो हम बता देंगे इनमें देखकर कि इनमें कौन आदिम जनजाति के नहीं है। तो आदिम जनजाति में जो पहला नाम आता है वो आता है असुर, पहला नाम जो आता है असुर का। दूसरा बिर होर जनजाति जो आदिम जनजाति है। तीसरा जो नाम आता है वो आता है सौरिया पहाड़ी, सौरिया पहाड़िया करके जो होता है। फिर चौथा नाम जो आता है वो आता है माल, ये एकदम लिख लीजिएगा, ये बराबर पूछता है क्वेश्चन, इसीलिए मैं डिटेल में लिखवा भी दे रहा हूं आपको। फिर पांचवा जो जनजाति आदिम जनजाति आता है फिर कोरवा, जी हाँ कोरवा। फिर छठा जो आदिम जनजाति होती है वो होता है परहिया। और सातवां आदिम जनजाति जो हम बोलते हैं बिरजिया। और आठवां में शबर। तो ये 8 आदिम जनजाति के आपको लिस्ट मैंने बता दिया। अब इसमें से देख लीजिए कौन ऐसे जो हैं इस लिस्ट में नहीं है। तो देखिए बिरहोर, तो बिरहोर आदिम जनजाति में आते हैं। कोरवा भी मैंने लिखवाया। असुर भी मैंने फर्स्ट में लिखाया। यानी माहली जो है वो आदिम जनजाति नहीं है, इसीलिए आपका आंसर जो होगा सी फॉर कटप्पा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट 11th नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं और 11th नंबर क्वेश्चंस देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चंस में क्या बोला गया है। और थोड़ा फास्ट अब हम लोग चलेंगे और ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि और देखिए अगर सेशंस आपको अच्छा लग रहा है, बहुत कोई को लग रहा है स्लो बता रहे हैं, तो आप अपना यूट्यूब का फीचर्स का इस्तेमाल कर फास्ट कर सकते हैं, और जिसको फास्ट लग रहा है वो आराम से फीचर्स कर स्लो में देख सकते हैं। लेकिन देखिएगा जरूर सेशन। देखिए क्या बोला गया 11 नंबर में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली में शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे। तो देखिए अगर हम पहले बात कर लेते हैं ना इस भारत छोड़ो आंदोलन से ही रिलेटेड, तो भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड मैं 2 चीज आपको बता देता हूं। पहला क्या, प्रस्ताव जो ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पेश हुआ था ये कब हुआ था, एग्जाम में ये भी पूछ देता है कभी कभी। तो ये कब हुआ था, तो ये जो प्रस्ताव पेश हुआ था वो हुआ था 8 अगस्त के दिन, और वो साल चल रहा था 1942। किस अधिवेशन में हुआ था ये भी आप जान लीजिए। तो ये मुंबई के अधिवेशन में ये पेश किया गया था, मुंबई कॉन्फ्रेंस में ये पेश किया गया था। अब कहानी क्या है, अब आपसे पूछा कि इसमें जो एक नारा भी दिया था किसने, तो गांधी जी ने एक नारा दिया था। वो नारा आपको पता होगा क्या, तो एक नारा लाए थे करो या मरो का एक नारा भी इनके द्वारा लाया गया था, गांधी जी के द्वारा ये लाया गया था। हमसे पूछा कि देवघर में गोली चली थी, वो जेपी नारायण की आपको कहानी मैंने एक बार बताया था वीडियो में कि हजारीबाग जेल से तोड़कर भाग गए थे, वो भी याद होनी चाहिए। उसकी चर्चा यहाँ पर बोल रहा है कौन व्यक्ति शहीद हुए थे, तो वो जो शहीद हुए थे वो हुए थे असफी लाल। जी हाँ, ए फॉर आपका इलाहाबाद आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आइए। 12वां नंबर क्या बोल रहा है, भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु 1987 में गठित कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे। आपको पता होगा 1987 में जब ये गठित हुई, देखिए बहुत जगह 1987 लेकिन बहुत जगह 1989 की चर्चाएं रहती है, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन मिलेगा। तो किसके द्वारा
उस समय के अध्यक्ष कौन थे ये आपसे पूछ रहा है। तो उस समय के इस कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स का एक गठन किया गया था। तो उस समय गठन जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो BS लाल या BS लाली, दोनों इन्हीं को बोला जाता है। तो डी फॉर देवसेना आपकी आंसर हो जाएगी। कभी कभी आपसे एग्जैक्ट डेट की अगर बात कर देगा तो आप डेट भी याद रखिएगा, 23 अगस्त। जी हाँ, 23 अगस्त का वो वक्त था। इसके साथ ही साथ BS लाली अकेले नहीं थे, इसके अगर बात करेंगे तो इसके साथ साथ प्लस आपको 3 विशेषज्ञ, इसके साथ 3 विशेषज्ञ थे और साथ ही साथ 9 बिहार के अधिकारी प्लस 9 बिहार के अधिकारी इस कमिटी में जुड़े हुए थे। बिहार के 9 अधिकारी इस कमिटी में शामिल थे। तो ये कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि कब हुआ था, तो 23 अगस्त, और कितने कितने सदस्य थे, तो 3 आपके विशेषज्ञ थे और 9 बिहार के अधिकारी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, 13वां नंबर क्वेश्चंस बहुत ही प्यारा क्वेश्चंस है क्योंकि आपको थोड़ा स्टेटमेंट वाइज दिया हुआ है। तो 13वां नंबर क्वेश्चंस क्या बोला है उसको देख लेते हैं। 13 नंबर में बोला है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। आपको गलत कथन को चुनना है और बताना है कि कौन सा कथन गलत है। पहला ये क्या बोल रहा है, 18 मई 1991 को झारखंड विकास परिषद विधेयक को बिहार विधानसभा की मंजूरी मिली। तो ये मैंने कितने बार बताया और इस डेट को आपको याद होगा कि जी हाँ, 18 मई 1991 को ही झारखंड विकास परिषद का ये जब कार्यक्रम हुआ था तब बिहार के द्वारा विधानसभा में ये मंजूरी प्रदान की गई थी। तो ये तो सही है भैया। दूसरा पढ़ते हैं तो दूसरा में देखिए 4 जुलाई 1997, और ये जैसे याद आता है तो आपको याद आना चाहिए ये जैक की बात। तो देखिए जैक ही की चर्चा की गई है कि दिन जैक को पुनः अधिकार देने के लिए घोषणा बिहार सरकार ने की। बिल्कुल बिहारी सरकार का उस समय क्योंकि अलग हुआ नहीं था तो वहीं पर हुई थी और वहीं पर मंजूरी मिली थी। तो ये भी सही है। और ये तो तीसरा नंबर देखिए 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य का गठन किया। तो ये तो बच्चा जानता है कि ये तो एकदम स्टेटमेंट सही है, यानी ये तीनों स्टेटमेंट अभी तक हमको सही देखने को मिले। तो सीधा सीधी बात है, हमसे गलत बोला है तो गलत कौन बचा, तो यही बचा। तो हमारा डी फॉर देवसेना आंसर होगा। लेकिन क्या बोला है वो भी आप पढ़ लीजिए। नवगठित राज्य जो झारखंड हुआ था का भारतीय संघ के अन्य राज्यों में स्थान कितना था, तो 27वां। तो ये देखिए गलत है क्योंकि 27वां नहीं था, कितनवा स्थान हुआ था, 28वां स्थान हुआ था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, निम्न में से कौन जगदीश त्रिगुणायत के प्रमुख कृति हैं। ये तो सीधा सीधी आपसे पूछा गया है। तो कौन आपके कृतिक हैं, कौन से, तो देखिए संथाल परगना। जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं, संथाल परगना। फिर 15 नंबर पे आइए, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध झारखंड के किस क्षेत्र से रहा है। तो रानी सर्वेश्वरी देवी का भी संबंध इसी क्षेत्र से रहा है जहां से जगदीश, जी हाँ, संथाल परगना। सी फॉर आपका कटप्पा आंसर होगा। रानी सर्वेश्वरी देवी के बारे में 2 पॉइंट आपको याद रखनी है। वो 2 पॉइंट क्या रखिएगा कि पहाड़ी के सरदारियों के द्वारा सहयोग से अंग्रेज द्वारा एक इन्होंने अभियान चलाया था। वो अभियान क्या था और उसका विरोध किया था। दामीन ए को का विरोध किया था। ये आप याद रखिएगा, रानी राजेश्वरी द्वारा एक दामीन ए को जो उसका विरोध किया गया था, जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह था। फिर हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है उस पर चर्चा करेंगे और हमारी कहानी फिर आगे बढ़ाएंगे। और देखिए अगर आपको सेशंस अच्छा लग रहा है तो प्यार देता मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करना भी ना भूलिए। देखिए क्या क्वेश्चंस है, आपको सम्मिलित करना है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। क्या करना रहता है इसमें, आपको कुछ नहीं, मिलान करना। एक तरफ आपके जनजाति दिए हुए हैं, एक तरफ धार्मिक विशेषज्ञ दिए हुए हैं। आपको क्या बोला जा रहा है कि अलग अलग जनजाति, आपको पता है अलग अलग विशेषज्ञ बोलते हैं। ये मैंने एक बार जनजाति या टॉपिक करवाया था झारखंड का, तो उसमें मैंने बताया भी था
तो आपको सिर्फ वही तो बताना है भैया, तो वही आपको बताना है। तो देखिए संथाल, संथाल लोग क्या बोलते हैं धार्मिक विशेषज्ञ को, तो नायके बोलते हैं। फिर आपकी कहानी मुंडा क्या बोलता है, तो मुंडा लोग बोलता है पाहन। और मुंडा के साथ साथ एक और जनजाति उराव, जी हाँ मुंडा के साथ एक और जनजाति उराव भी यही बोलते हैं, पाहन बोलते हैं। फिर हो की अगर बात करें तो हो क्या बोलता है, तो हो बोलता है देवो नवा। और चेरो जो जनजाति है वो गोसाई नाम देते हैं। तो देखिए फर्स्ट का ए का आपका फोर्थ, ए का सॉरी ए का थर्ड, तो ए का थर्ड किस में दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों तो ऐसे कट गया, ए का थर्ड इसमें और इसमें। फिर सेकंड का मैंने क्या बताया पाहन, तो सेकंड का फोर्थ, सेकंड का फोर ये दोनों में है। फिर देखिए थर्ड का फर्स्ट, तो थर्ड का फर्स्ट सिर्फ बी में है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली, मारकर निकलिएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे 17 के आगे क्या कहना चाह रहा है। 17 नंबर देखिए एकदम राज व्यवस्था से पूछा गया है। पूछा क्या है, तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चंस पूछा है। और क्या पूछा है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, जब जिला का प्रमुख जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का काम करता है तब उसे क्या कहा जाता है। जी हाँ, जब जिला में किसी तरह का कानून बनाने का काम किया जाता है तो राज व्यवस्था में आपने पढ़ा भी होगा उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो कहा जाता है जिला का दंडाधिकारी, यानी जिला में जो दंड प्रदान करेगा उसको जिला का दंडाधिकारी, यानी सी फॉर आपका कटप्पा आंसर होगा। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और कहानी हमारी देखिए 18 तक पहुंच गई है। अभी तक आपने सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो आप इससे वंचित मत रहिए, आगे करते रहिए, जिससे और भी अभ्यर्थियों को लाभ मिलते रहे, अपने दोस्तों को लाभ पहुंचाएं, दोस्तों तक पहुंचाएं। देखिए पूजा में जो पाहन की मदद करता है उसे उराव लोग क्या कहते हैं। अभी मैंने मैचिंग जो करवाया सेम देखिए क्वेश्चन पूछ दिया ना, और मैंने वहां पर बोल भी दिया था उराव को भी एक ही नाम बोला जाता है पाहन। तो आप सीधा सीधी ए फॉर मारकर इलाहाबाद निकल जाइएगा, क्योंकि अभी मैंने तुरंत बताया, इससे पहले मैचिंग जो करवाया था उसमें बताया था। 19 नंबर, देश के 51 शक्तिपीठों में से एक माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर किस जिले में स्थित है। देखिए माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर झारखंड में, कौन ऐसा वासी नहीं होगा, कौन ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता है। जी हाँ, 51 शक्तिपीठों में एक माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर। जय हो माता रानी, आपको भी सफलता दे। तो चलिए ये कहाँ है, तो देखिए ये कहाँ है आपको पता होगा, रजरप्पा। जी हाँ, ये रजरप्पा की ही बात हो रही है। इस रजरप्पा के भूमि पर इस मंदिर में कौन नहीं आया, एक अच्छे से अच्छे बॉलीवुड से लेकर हर एक विद्यार्थी से लेकर हर एक फिल्म स्टार तक इसके दर्शन करने के लिए आया है। तो ये पावन धरती है रजरप्पा का। तो ये पूछा है किस जिले में पड़ता है, तो देखिए जिला, तो जिला आपका कौन सा पड़ता है, अपना प्यारा सा बी फॉर बाहुबली, रामगढ़ पड़ता है। रामगढ़ जिला इसलिए पड़ता है क्योंकि रामगढ़ से आप 40 किलोमीटर की दूरी तय कीजिएगा, 40 भी नहीं उससे भी कम पड़ता है, तो रजरप्पा आपको भेटा जाएगा। और इस रजरप्पा में माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे तो बहुत कोई, इस मंदिर का नाम क्या फेमस है, तो रजरप्पा मंदिर के नाम से आपको प्रसिद्ध ये मंदिर सुनाई देता है कि रजरप्पा मंदिर। फिर देखिए कभी कभी आपको रामगढ़ अगर ऑप्शन में नहीं दे, सीधा पूछे किस जिला में नहीं पूछकर किस राज्य के राजधानी में पड़ेगा, तो राजधानी आप मारिएगा रांची, लेकिन जिला आपसे पूछे तो रामगढ़। आखिरी क्वेश्चन इसका, क्योंकि हम बोले हैं 20-20 कर 2 पार्ट में लाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा भी वीडियो नहीं लाना है। तो आखिरी क्वेश्चन, अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो दबा कर कीजिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं हर एक क्वेश्चंस का डिटेल वाइज किस तरह से मैं करवा रहा हूं आपको। निम्न में से किस मेले की शुरुआत नागवंशी शासक के समय में हुई थी। देखिए आपको मेला मैंने करवाया था एक बार सेशन में एमसीक्यू में, अगर आपको याद होगा तो थोड़ा सा याद कीजिएगा और दिमाग में जोर डालिएगा, तब आपको याद आएगा। तो कौन सा ऐसा मेला है, देखिए करमदाहा मेला की पहले हम बात कर रहे थे। अगर करमदाहा मेला की बात करें तो ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये जामताड़ा का एरिया, जामताड़ा
तारा का एरिया में करमदाहा मेला बनाया जाता है। फिर दूसरा आपका देख रहे हैं हथिया पत्थर, या इसको एक और नाम देता जाता है हतीमा पत्थर। कहीं कहीं आपको हतीमा पत्थर भी दिखाई देगा। देखिए दो नाम इसका होता है, हतीमा पत्थर या आप बोल सकते हैं हथिया पत्थर। ठीक, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही नाम है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये देखिए आपको बोकारो का क्षेत्र, बोकारो का क्षेत्र में मनाया जाता है। और बोकारो का क्षेत्र से भी थोड़ा सा आप डिटेल में जाइएगा ना, बोकारो के अंदर में कहाँ, तो फुसरो, फुसरो आप नाम सुने होंगे, बोकारो फुसरो नाम सुने होंगे। तो इस फुसरो में ये मेला लगता है। और इस मेला की खास बात है कब लगती है, तो ये अभी आपको पता है कुछ ही दिन में हमारा आने वाला है पर्व, पर्व की बौछार स्टार्ट हो जाएगी। भारतीय पर्व की यानी हिंदू पर्व की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो मकर संक्रांति से हमारी स्टार्ट होती है। तो ये जो मेला लगता है वो मकर संक्रांति के दिन वहाँ पर लगता है। और सबसे पुराना की अगर बात हमसे पूछे शासनकाल जो नागवंशी वंश से चला आ रहा है वो कौन सा है, तो यहाँ पर वो पूछा है, तो वो है इंद्र जतरा मेला। जी हाँ, इंद्र जतरा मतलब यानी डी फॉर देवसेना आपका आंसर होगा। ये कहाँ लगता है, तो ये आपका जो लगता है मेला वो पिठोरिया, पिठोरिया में इस मेला को लगाया जाता है। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है, सीरीज में आप लगातार बने रहिए, बहुत आपको बेनिफिट होने वाला है इस सीजीएल के एग्जाम में। आगे का हम लोग सेशन कर लेंगे दूसरे पार्ट में 21 से 40 तक का हम लोग आगे का क्वेश्चंस कर लेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जिस तरह आपको सेशन लगा है कमेंट करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। किसी तरह का परेशानी हो कमेंट कीजिए और लोगों में शेयर करना भी ना भूलें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।